तुमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी सब कुछ फिनिश कर लिया था। आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी मिल गया। तो आई होप आप सब ने प्रैक्टिस कर लिया है पूरा। कोई चैलेंज अभी तक किसी को? अगर चैलेंज नहीं है तो फिर मैं फाइनली कल टेस्ट ले लेता हूँ, बिकॉज मैंने हाँ अभी सर, ले यस लीजिए। सर। कंडक्ट नहीं किया क्योंकि हो सकता है किसी के डाउट्स हो। बट आई थिंक किसी के। सर वो एक एडिशनल क्वेश्चन था ना, वो हाँ हाँ, एडिशनल क्वेश्चन था एक। एडिशनल में से कुछ क्वेश्चंस करने हैं ना? हाँ। हाँ वो वाला। ओके, वो भी कर लेंगे। तो कल टेस्ट रख लें फिर। यस सर। नहीं सर, हाँ अभी नहीं सर। सर, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है सर। और रिवाइज करना बाकी है, बिकॉज मैंने ब्रेक भी दिया उसी के लिए। मैंने कहा क्या पता आपका टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए तो टेस्ट दे पाओगे। क्या सर? मैंने ब्रेक इसीलिए दिया था ताकि आप लोग आराम से रिवाइज कर लोगे और फिर उसके बाद टेस्ट में अपेयर हो सकते हो। सर बस कल का टाइम और दे दीजिए बस सर। अच्छा, तो वेडनेसडे फाइनल। यस सर, पक्का सर। ओके। लिंक कौन मांग रहा है ग्रुप में? किसी के पास मैथ्स वाला इसमें लिंक सेव है तो उसको शेयर कर दो एक बार ग्रुप में। चलो जब तक अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। मॉड्यूल मॉड्यूल में ये रहा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सो एडिशनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। हम्म तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके बता दो 30 सेकेंड्स में। बहुत इजी है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% फॉर 4 years ऑन ₹20,000 इज डैश। डिफरेंस आपको बताना है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना होगा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी डी लास्ट डी। वन। ओके, डी आ चुका है आंसर। बस इतना फास्ट हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके थे आपके पास। एक तरीका तो क्या है, फर्स्ट वे था कि अगर हम ऐसा करते हैं, पहले सी आई निकालते हैं, फिर एस आई निकालते हैं और फिर दोनों का डिफरेंस आ जाता है। सेकंड वे क्या है? सर चेंज इन रुपीज डिवाइडेड बाय चेंज इन सर सर डिफरेंस रेट। अपॉन डिफरेंस। सॉरी, डिफरेंस ऑफ रुपीज डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रेट इन इज इक्वल्स टू पी सर। हाँ, तो P इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला था। न्यूमरेटर रुपीज में एंड डिनोमिनेटर में रेट का डिफरेंस। तो इससे भी आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो रेट में आपको बेसिकली इफेक्टिव रेट का डिफरेंस लेना है कि कंपाउंडिंग है तो इफेक्टिव रेट कितना है। एंड सिंपल में 5 × 4 20%। तो प्रिंसिपल आपने इधर लिखा 20,000, इधर ऊपर आ जाएगा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये कैलकुलेट करना है। देन कंपाउंडिंग के अंदर सिंपली वन 1.55 हो जाएगा। फाइव की पावर 4 कितना आया? 1.55 6 1.550625। यस, तो 0.2155 उसका है। एंड सिंपल इंटरेस्ट का 20% मतलब 0.20, और सीधा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 310। तो इससे सिंपली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट सेकंड में हाफ ईयरली है, या सेकंड वाला एक बार ट्राई कर लो, फटाफट से बता दो आंसर। सो ऑप्शन डी, क्योंकि इसका 2290.8 आ रहा है।
2290 आ रहा है। ओके, बाकी लोग भी फटाफट सॉल्व करके बता दें आंसर। आया सबका आंसर? Yes, sir. 2290. ओके, सबके मैच 2290। So mine is 2247. 2247। हाँ जी सर। ओके, ऐसा क्यों, मतलब क्या चेंज हुआ? सबसे पहले आपने किया आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन ₹10,000। तो प्रिंसिपल इज 10,000। रेट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज 6%, थर्ड ईयर के लिए 9%। तो क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू ओके सर। प्रिंसिपल। नहीं, प्रिंसिपल में आपने इसका कितना हाफ ईयर किया? नहीं दिया था मैंने। ओके, हाफ ईयर नहीं लिए। जैसे ओके, चलो सबके आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 2290। ओके, then third, the present value of 10,000 due in 2 years at 5% per annum compound interest, and interest is paid on yearly basis, तो annually है। 9070. कितना? 9070। ओके, आ रहा है सबके आंसर? तो सिंपल कैलकुलेशन है, 5% के अकॉर्डिंग करना है। 1 / 1.05, 2 years है तो इक्वल टू 2 टाइम प्रेस किया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10,000। सिंपली आ गया आंसर 9070। देन सेम क्वेश्चन है, अगर उसमें बोला है हाफ ईयरली, अगर है हाफ ईयरली होगा तो क्या चेंज करना पड़ेगा? तो टाइम 4 हो जाएगा और 5 / 200, तो तो हाफ रेट ईयरली ना आपका 200 हो जाएगा। 2.5%। ठीक है, ट्राई कर लो फटाफट। 9061. 9061। सर अप्रॉक्स में आ रही है. तो 9059। 9059। 90.61 अप्रॉक्स. ठीक है, मतलब सी के क्लोजेस्ट है ना? यस. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जॉनसन लेफ्ट ₹1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minor son Tom, Dick, and Harry, aged 9, 12, and 15 years, should each receive equally after attaining the age 25 years. उनको equal amount मिलना चाहिए. The rate of interest being 3.5%. So how much each son receive after getting 25 years old? तो कितना उनको मिलेगा आफ्टर 25 years, ये बताना है। ट्राई किया है किसने क्वेश्चन? किसी ने कुछ ट्राई किया? कोई ट्राई नहीं किया? सर ये समझ नहीं आया था. ओके, सर थोड़ा थोड़ा ही लाइक समझा था, जहाँ पे उन्होंने लाइक एज डिक्रीज हो रही थी, कुछ ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट थे, पर थोड़ा फिर सॉल्व नहीं हुआ था ओके, आगे।
अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या है कि हमें ये देखना है कि अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जॉनसन ने कितना लेफ्ट किया है, 1 लाख रुपीज। तो इतना अमाउंट अवेलेबल है और उसने अभी क्या किया, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, और वो अमाउंट उसके तीनों सन को मिलेगा, टॉम डिक एंड हैरी को मिलेगा। कब? जब उनकी इंडिविजुअल एज 25 ईयर्स हो जाएगी। मतलब टॉम की एज अभी क्या है, 9 ईयर्स, तो उसको कितने साल के बाद मिलेगा? 16 16. कितना? 16 ईयर्स के बाद मिलेगा, 16 years, राइट। देन डिक की एज 12 है, इसको कब मिलेगा? आफ्टर 13 13. 13 ईयर्स। एंड हैरी की एज 15 है, उसको कब मिलेगा? आफ्टर 10 years, 10 ईयर्स। 10 तो सबसे कॉमन क्या है? 10। 10 तो सब में जाना ही जाना है, तो 10 तो ओके है, लेकिन उसके बाद क्या है, डिफरेंसेस आने चालू हो जाएंगे कि जैसे आफ्टर 10 ईयर्स सबसे पहला पेमेंट मिल जाएगा हैरी को। उसके कितने साल बाद डिक को पेमेंट मिलेगा? 3 years, 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स मिल गया। एंड देन अगेन और कितना टाइम गैप रहेगा हमारे पास? 3 3 years, ईयर। तो ओवरऑल हम यहाँ से काउंट करें तो 6 ईयर्स मोर। तो इतने टाइम गैप के बाद में उन सबको पेमेंट मिल जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन अपन को करनी है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें अज्यूम करते हैं कि लेट्स से जब हैरी की एज 25 हो जाएगी तो कितना अमाउंट ड्यू होगा वो हमें नहीं पता, उसको हम मान लेते हैं एक बार पी। वो अमाउंट कितना है आपका? पी। फिर वो अमाउंट हैरी को कब मिले, मतलब अपने डिक को कब मिलेगा? आफ्टर 3 ईयर्स। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं वो अमाउंट वापस री इन्वेस्ट हो गया फॉर 3 more years। तो 1 प्लस रेट कितनी है? 3.5/100, और ये 3 more years के लिए। फिर उसके बाद नंबर आता है टॉम का। तो अगेन इसके लिए क्या होगा? 6 ईयर्स। 1 + 3.5% एंड इसका पावर 6। और इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1 लाख। ओवरऑल सम हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है? 1 लाख है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे होगी ये हमें देखना है। तो क्या करना चाहिए? कुछ कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास? पी। yes sir, P, पी कॉमन आ गया। 1, फिर प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो। 1.035 का पावर 3, एंड फिर 1.035 की पावर 6। तो कितना आ रहा है ये दोनों फिगर? ये दोनों फिगर ले लिया आपने। सो ओवरऑल आई थिंक ये आ जाएगा आपका 1 + 2.3379। तो 3.3379 इज इक्वल टू 1 लाख। अब क्या करना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय MRC। तो आपका पी आ जाएगा। पी आ रहा है कितना? 29958.3। अभी तक हमने ये कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया, कितना अमाउंट हमारे पास मैच्योर होगा, तो हमने उसको पी ले लिया। तो पी पहले मिला, फिर उसके 3 साल बाद कुछ और मिलेगा, फिर उसके 6 ईयर्स बाद कुछ और मिलेगा, एंड सबका जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू 1 लाख। अभी आपका ये पी निकला है। अब आपको क्या करना है? फाइनल सम कैलकुलेट करना है। तो फाइनल कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि जैसे आपने बेस लिया पी 1 + 3.5% and then to the power of 16. which is equal attenuated
It is 25. अब इस चीज को आप कैलकुलेट कर लो। 29,958.3 multiply by this figure and get the result. $51,947. 51,947. यस सर 51,9. तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्लोजेस्ट कौन सा है? बी। बी ही क्लोज आ रहा है ना? नहीं, 994 है, बट नो नो 51,947। वैसे ये ऑप्शन में करेक्शन था, ये मैंने करेक्शन भेजा हुआ है। बी ऑप्शन को थोड़ा सा इनको 44 या 47 करना था। सर पर यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मच ईच सन विल रिसीव आफ्टर 25 इयर्स. हाँ, तो मतलब जब हम सबकी एज इंडिविजुअली हो जाएगी टॉम 25 कैरी कर ईयर्स तब सकते हैं. उनको ये अमाउंट मिलेगा। पर टॉम तो आफ्टर 10 इयर्स ही 25 हो जाएगा, तो उस केस में हाँ, तो अब उसके अंदर यहाँ पे क्या करना है कि हमें क्वेश्चन ने वो नहीं कहा, जैसे आपकी अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, एक सिचुएशन पड़ी होगी आपने कि पार्टनर अपन लाइक मैनेजर को कमीशन देते हैं आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। मतलब हमने मैनेजर को कमीशन की कैलकुलेशन तो करनी है, लेकिन वो कमीशन लेस करने के बाद करनी है। तो कमीशन तो अभी निकाला ही नहीं, तो लेस कैसे करेंगे? तो फिर अपन क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके और फिर कैलकुलेट करते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा? अकाउंट्स में पढ़ा है कभी ऐसा? Yes, sir. फाइनल अकाउंट्स Yes, के sir. प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे आता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। हाँ यस अच्छा, सर. उसी तरह से बस यहाँ पे ये सिचुएशन है क्या कि आपको पहले ओवरऑल सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि टॉम को ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 16 इयर्स के अकॉर्डिंग, डिक को 13 इयर्स के अकॉर्डिंग, एंड देन हैरी को 10 इयर्स के अकॉर्डिंग, और फिर उस ओवरऑल अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे इनटू दिस 3 पार्ट्स। तो उस सर जो तरह से प्रिंसिपल हमें आया है वो कैलकुलेट। ओवरऑल है. प्रिंसिपल आया है जो वो ओवरऑल है, इंक्लूड तीनों को इंक्लूड करके. हाँ, ये ओवरऑल आया है इंक्लूड करके, और फिर हमने वापस ओवरऑल एक फिगर निकाला है कि आफ्टर 16 इयर्स क्या होगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट जो है 16 इयर्स के अंदर मैच्योरिटी होगी। तो इसके लिए हमने 16 इयर्स वाला लास्ट फिगर निकाला कि 51,947। क्योंकि ओनली जो 29,000 आया ये तो हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है, बट ओवरऑल इसकी मैच्योरिटी कब होगी कि आफ्टर 16 इयर्स, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन किया है। तो अब अगर आप उल्टा चलोगे वापस तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, मैच होगा। देन सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, हाँ सिक्स्थ वाला करते हैं। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको क्या करना है, डबल करना। डबल करना है। डबल का मतलब प्रिंसिपल अगर पी है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2p। 2p sir. यस, एंड उसके अकॉर्डिंग रेट आपको गिवन है तो टाइम फाइंड आउट करना है। So option B, 14 years, 2 months. ओके, ऑप्शन बी आ रहा है, तो yes, आपने option. बी लिखा, और 2p यस सर इक्वल टू p 14. एंड देन 1.05 एंड देन टू द पावर ऑफ n। p से p कैंसिल हो गया। अभी आपको ये चेक करना है कि 1.05 की पावर में हम क्या रखें जिससे 2 आ जाए। 1.05 की पावर में हम क्या रखें जिससे 2 आ जाए? तो आपने n इक्वल टू 14 ट्राई किया होगा एंड n इक्वल टू 15 ट्राई किया होगा। तो 14 एंड 15 के बीच में जाकर के कहीं पे 2 आ रहा है। तो इसमें अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करवा देता हूँ। तो पहले हम निकालते हैं पावर 14। तो पावर 14, n इक्वल टू 14 पे वैल्यू आ रही है 1.9799, एंड n इक्वल टू 15 पे वैल्यू आ रही है 2.0789।
ठीक है, मतलब 2 कहाँ आ रहा है, हमें एग्जैक्टली चाहिए 2, एंड 2 लाइज बिटवीन 14 एंड 15, वो 14 एंड 15 के बीच में लाई करता है। तो हम कैसे करेंगे कि पहले हमारा बेस कितना है 14 की, 14 ईयर्स तो फिक्स है, इसके बाद कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो वो डेसिमल में वैल्यू कैसे निकालनी वो हमें समझना है। तो हमें कहाँ तक जाना है, 2 तक। कहाँ से, 1.9799 से लेके 2 तक जाना है, तो इनका डिफरेंस अपॉन में क्या आएगा, टोटल डिफरेंस 2.0789 एंड माइनस 1.9799, अपॉन में लिखा हमने टोटल डिफरेंस, एंड 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, बस उतना ही। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा वो एक बार चेक कर लो। 2 माइनस 1.9799, न्यूमरेटर आ गया आपका 0.0201, 0.20. यस, एंड डिनोमिनेटर 2.0789 माइनस 1.9799, तो ये है आपका 0.099। अब इनको आप डिवाइड कर लो, So 0.20. यस, तो 14.2 ईयर्स, 14.2 ईयर्स, राइट। अब देखो क्या ऑप्शन ऐसा दिया है क्या आपको 14.2 ईयर्स, नहीं, क्वेश्चन ने बोला है 14 ईयर्स एंड 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा 0.2 का मतलब कितने मंथ्स होते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 14 ईयर्स तो फिक्स है, 0.2 को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.2 into 12. यस, 0.2 इंटू 12, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए आपका रिजल्ट कितना आया 14 ईयर्स एंड 2.4 मंथ्स। तो अब 2.4 को जब आप राउंड ऑफ करोगे इट बिकम्स 2 मंथ्स, तो इसलिए करेक्ट आंसर है आपका 14 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। अगर बाय चांस यहाँ पे वैल्यू होती 2.5 या 2.6, तो फिर आपका ये 3 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर, राइट, बट अभी यहाँ पे 2.4 है, तो इसलिए ये 2 मंथ्स में है, और 5 एंड अबव होता तो 3 मंथ्स में कन्वर्ट होता। ओके, देन नेक्स्ट ट्राई करना है आपको 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अ मशीन की वर्थ गिवन है, डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, एंड व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस टू 2 lakhs, तो वैल्यू कम होते होते 2 लाख होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। 5 years, 7 months. 5 years 7 months, ऑप्शन डी। बाकी सबका सेम आंसर, बस डेप्रिसिएशन है, फॉर्मूले में प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। Yes, sir. 5 years, 7. आ गया, सो 2 लाख स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट 490740, 1 माइनस 0.15 एंड देन टू द पावर ऑफ n। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है सेम पैटर्न से जो भी हमने किया है, एंड 5 years 7 months इज योर आंसर। then 11 says Alibaba borrows rupees 6 lakh housing loan at 6%, repayable in 20 annual installments commencing at the end of first year. How much annual payment is necessary? Future value है, present value? Present. Present value. प्रेजेंट वैल्यू, तो जहां भी लोन लिया है लोन डिनोट्स प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें क्या कैलकुलेट करना है हमें, एनुअल पेमेंट मतलब एन्यूटी, ईएमआई वो कैलकुलेट करना है। कर सकते हो, शॉर्टकट हमने डिस्कस किया है इसका।
52310. Option C. 1310. Option C. ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूरे के पूरे ऑन कैलकुलेटर हो जाते हैं विद इन 30 सेकेंड्स, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमें। देन 12 लैंग्वेज गिवन है। इसमें अगेन हमें डिसाइड करना है कि फ्यूचर वैल्यू लगाएं या प्रेजेंट वैल्यू। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ ₹5 lakhs at the end of 25 years. How much provision need to be made out of profit each year provided sinking fund investment earn interest at the rate of 4% per annum? तो क्या लगता है, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? तो प्रेजेंट वैल्यू। पक्का? Future value, sir. फ्यूचर वैल्यू से आरोही। ओके, So option A. ऑप्शन ए आंसर भी आ गया, क्या बात है। फ्यूचर वैल्यू लगाया या प्रेजेंट वैल्यू? So future value. फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो देखो क्लियर है क्वेश्चन में बहुत। क्या बोला है क्वेश्चन ने, डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, कब करने हैं? 25 साल के बाद। कितना पेमेंट करना है 25 साल के बाद? 5 लाख रुपए। तो ये यानी कि 5 लाख रुपीज कब देने हैं? आफ्टर 25 ईयर्स, फ्यूचर में देने हैं। तो फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दे रखी है। जब फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है, और इस फॉर्मूले को यूज करके एन्युटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एन्युटी कैसे पता चला? क्वेश्चन ने बोला एवरी ईयर आपको प्रॉफिट का कितना पोर्शन सेट असाइड करना है। तो अकाउंट्स में हम लोग रिजर्व बनाते हैं, DRR नाम सुना होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो हर साल हमें कितना रिजर्व बनाना है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ताकि उस पे इंटरेस्ट जुड़ते 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 25 साल में वो कितना बन जाएगा? 5 लाख रुपीस। ओके, तो इसलिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपको लगाना था और सीधा आपका रिजल्ट आ गया। तो सबके कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। Yes, sir. ओके, देन 14 14 भी ट्राई कर लेते हैं। राजा एजेड 40 wishes his wife रानी to have ₹40 lakhs at his death। तो यहाँ पे राजा की इच्छा क्या है कि रानी के पास 40 lakhs होनी चाहिए। कब? जब राजा की डेथ हो। लेकिन राजा की डेथ होगी कब? तो आगे लिखा होगा क्वेश्चन ने, इफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 ईयर्स। तो टेन्योर पता लग गया हमें, 30 ईयर्स के बाद रानी के पास 40 लाख रुपए होने चाहिए। ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट। जैसे ये वर्ड आया इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट, इससे क्या पता लग गया आपको? ये क्वेश्चन एन्युटी का है। कमेंसिंग नाउ, आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मच शुड इन्वेस्ट एनुअली? तो क्या लगाओगे, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? Future value. Option D. Future value. फ्यूचर वैल्यू, यस। एंड Yes, फ्यूचर so वैल्यू option ऑफ D. एन्युटी रेगुलर या इमीडिएट? Regular. पक्का? Immediate, sir. सर Immediate. इमीडिएट कमेंसिंग नाउ बोल रहा है। इमीडिएट कमेंसिंग नाउ। नाउ बोल दिया है, नहीं तो क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, बट इसने बोल दिया नाउ। तो इमीडिएट लगाना पड़ेगा, मतलब जो भी आपका फॉर्मूला है लास्ट में 1+i, तो 1.03 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है। तो वो सब करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? चेक करके देख लो आराम से। तो अगर रेगुलर आया तो ही ऑप्शंस में से ऑप्शन डी आ रहा है। ओके, Yes, sir. Immediate लगाने पे 81,000 something आ रहा है। अच्छा।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है फाइनली? 81,628। It's 86,600. अगर आपने ज्यादा फिगर्स लिए तो कम, आफ्टर डेसिमल कम लेंगे तो 600 समथिंग या 600 के आसपास आ जाएगा। तो जितने डेसिमल अब लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 81,600 समथिंग रहेगा। 84 वाला आंसर गलत है। तो ये सारे ऑप्शन आप कट कर सकते हैं। कमेंसिंग नाउ है तो आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग करना है। देन 15 आई थिंक हमने ट्राई किया था क्वेश्चन, या नहीं किया था पहले? हाँ सर किया था। किया था ना? हाँ सर। ओके, तो अभी और कौन सा करते हैं? 13 क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं। अ मशीन कॉस्ट ₹5,20,000 with an estimated life of 25 years. A sinking fund is created to replace it by a new model. तो मशीन पुरानी हो गई है और हमें उसकी जगह पे नई परचेज करनी है। नई मशीन की कॉस्ट क्या है? 25% हायर है, पहले से ज्यादा है। With a scrap value after realization of 25,000. Okay. What amount should be set aside every year? तो हर साल कितना अमाउंट हमें रखना पड़ेगा if sinking fund investment accumulate at the rate of 3.5%? तो इसमें फ्यूचर वैल्यू अप्लाई होगा या प्रेजेंट वैल्यू? So future value. Future Yes. value. और फ्यूचर वैल्यू option कितना C. चाहिएगा हमें? 6,25,000. यस। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू का। वो कैसे करना है? 5,20,000 पुरानी मशीन, नई मशीन के लिए 25% प्लस करना है, तो हो गया 6,50,000। लेकिन जब हम पुरानी मशीन बेचेंगे तो 25,000 तो वहीं से आ जाएगा। तो बैलेंस कितना चाहिए हमें? हमें फंड्स चाहिए 625। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू रहेगा। इस फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एन्युटी कैलकुलेट करना है। तो किसने कैलकुलेट किया था? Option कौन सा? option C. C. Option C. सी। Approx. Like ओके, ऑप्शन नंबर 6 आ जाए, सी आ जाएगा आपका अराउंड 16,050। चलिए, तो अब सारी प्रैक्टिस हो गई है हमारी एनयूटी की। अब इसका टेस्ट है परसों। कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा ले लें? कोई सजेशन? तो कोरिलेशन रिग्रेशन से कोरिलेशन से पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन करना पड़ेगा, उसका डायरेक्ट वो इफेक्ट है उसके अंदर। तो अब एक काम करते हैं, पहले ये स्कोरिंग पार्ट है और फास्ट होने वाले पोर्शन है सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, तो इसको हम फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। वेटेज भी इनका अच्छा है और उसका इफेक्ट कोरिलेशन रिग्रेशन है, तो वो भी ठीक रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो रिग्रेशन में थोड़ा वो एक्शन वाई और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हम्म उधर पार्ट, बहुत आसानी से वो हो उसमें जाएगा। बहुत एक बार डाउट है अपने एक्शन। अपने ये कर लिया सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, रिग्रेशन कुछ भी नहीं, सबसे छोटा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, मतलब बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। X1Y Y1X कैसे करना होता है उसकी ट्रिक्स है बहुत सारी, तो हम वो ट्रिक से फॉर्मूला भी समझेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत छोटा चैप्टर है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस बस एक बार लॉजिक आपको समझ आ जाए कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। अगर फॉर्मूला बनना समझ में आ गया तो आपको ज्यादा फॉर्मूले रटने की भी जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपना माइंड में सेट हो जाते हैं। और बहुत सारी कैलकुलेशन हम ऑन कैलकुलेटर भी कर लेते हैं, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है। तो अब ये चैप्टर हम ले लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और इसमें स्कोरिंग चैप्टर भी है।
तो कल है हमारा ट्यूसडे। यस यस, तो ट्यूसडे को शुरू करेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? ओके सर। ठीक है, तो इसके नोट्स, इसका असाइनमेंट मैं आपको शेयर करूंगा, स्टैटिस्टिक्स का मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, और उसमें से हम लोग शुरू कर लेंगे फिर सेंट्रल टेंडेंसी। और इस बार का जो आपको टेस्ट देना है, सबको टेस्ट देना ही देना है, और अच्छी से टेस्ट दे। बहुत से लोग बिना सोचे समझे टेस्ट में अपेयर होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप प्रॉपरली पढ़ के और फिर टेस्ट दें। अगर आप पढ़ के टेस्ट दोगे तो उस टेस्ट का वैल्यू भी रहेगा, और टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, जो पोल टेस्ट में खुल रही है वो एग्जाम में खुलेगी, और जब एग्जाम में खुलेगी तो फिर से एग्जाम देना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें बार बार एग्जाम में अपियर नहीं होना है, एक बार में एक काम क्लियर करना है। ठीक है, और साथ में है हमारा यूटिलिटी इन डिफेंस वाला भी टेस्ट, वो तो कल रख ले। चलेगा सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके, चलो, यूटिलिटी इन डिफेंस का वाला टेस्ट वो कल रख लेंगे, एंड परसों आपका ये टेस्ट हो जाएगा एनयूटी वाला। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट से जो डिमांड चल रहा है, तो परसों तक वो फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद हम ले लेंगे सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों का ज्वाइंट टेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अब इस फ्लो के अंदर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, टाइमर भी फिनिश होने वाला है। ठीक है।